नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु @10 में। बिहार बोर्ड के द्वारा जो साइंस का मॉडल पेपर जारी किया गया था इंटरनेट के द्वारा, आज हम उसी के कुल 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो इसमें आप लोग सभी जवाब दीजिएगा और अपने अपने कॉपी में या फिर उत्तर पुस्तिका में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपका कितना सही हुआ है, और जितना सही होगा वो कमेंट के माध्यम से आप अंत में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए, अगर समतल दर्पण के फोकस दूरी की बात करें तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। अगर हम ऋणात्मक बात करें तो ये किसके? तो याद रखिएगा, ये अवतल दर्पण की। किसकी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और धनात्मक बात करें तो ये उत्तल दर्पण की, है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? देखिए, पहला ऑप्शन है दर्पण के पीछे, दूसरा है दर्पण के आगे, तीसरा है ए और बी दोनों। तो आप क्या कहोगे? दर्पण के पीछे वास्तविक नहीं आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम क्या कहेंगे? दर्पण के आगे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। दर्पण के आगे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये एक हम क्या कह सकते हैं, ये परावर्तक सतह है ना। यहाँ पे आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, है ना। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। बीच में अगर हम अभिलंब खींच दें तो ये बन जाएगा आपतन कोण और ये बन जाएगा परावर्तन कोण। तो इसने क्या पूछा? आपतन कोण 30 डिग्री हो, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। तो इसने क्या पूछा कि परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण। तो देखिए, परावर्तित किरण ये वाला है और आपतित किरण ये वाला है, दोनों के बीच का कोण हम क्या कहेंगे? 30 और 30 60 डिग्री। तो क्या होने वाला है? ये आंसर 60 डिग्री होगा। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल भी क्या होती है? c होती है। याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा कि गोलीय दर्पण में कांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है कहाँ से। तो देखिए ऑप्शन कहाँ से? फोकस, दूसरा है वक्रता केंद्र, तीसरा है ध्रुव। जवाब दीजिए आप लोग कि आप लोग कितने सही करते हैं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और एक एक करके सारे प्रश्न का हल हम लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से करने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण में कांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु कहाँ से लिया जाता है। तो याद रखिएगा ध्रुव से। कहाँ से? ध्रुव से। ऑप्शन क्या होगा जी? सी ऑप्शन होगा। चलिए अब हम अगला बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या होती है। तो देखिए, सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। याद रखना है, सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो गति बढ़ेगी, और विरल से सघन में जाएगी तो याद रखिएगा, विरल से सघन में जाएगी तो गति क्या होगी? घट जाएगी। विरल से सघन में जाएगी तो गति घट जाएगी। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से, जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वो किधर मुड़ता है। तो सघन से विरल में जाएगा तो याद रखिएगा, सघन से विरल में जाएगा तो वो क्या होगा? अभिलंब से दूर जाएगा। कहाँ? अभिलंब से दूर। जबकि विरल से सघन जाएगा तो हम क्या कहेंगे? ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा। देखिए
दूसरा प्रश्न 7 का, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो देखिए, आवृत्ति की अगर हम बात करें, तरंगदैर्घ्य की बात करें और रंग की बात करें, तो तीनों में जो बदलता है ना वो तरंगदैर्घ्य बदलता है। क्या बदलता है जी? तरंगदैर्घ्य बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है और ना ही रंग बदलता है। दूसरा देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी? तो शक्ति यानी P बराबर 1/f होता है, जबकि 1 जो होता है वो मीटर में होता है ना। यहाँ पे दिया हुआ है लेंस की शक्ति क्या, 50 सेंटीमीटर में, तो P बराबर, इसको भी आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर बटा 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 50 दूनी 100 है ना, यानी P बराबर कितना हो जाएगा जी, 2 डायोप्टर। तो 2 डायोप्टर देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं, तैलीय कागज। तैलीय कागज क्या होता है? पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है या इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा, तैलीय कागज हमेशा पारभाषक होता है। पारभाषक किसे कहते हैं? तो जो अपने से होकर प्रकाश के कुछ अंश को पार होने दे उसे पारभाषक कहा जाता है। पारदर्शक जो अपने से होकर प्रकाश को पूरी मात्रा में पार कर दे उसे पारदर्शक कहते हैं। और पारदर्शक किसे कहते हैं? तो जो अपने से होकर प्रकाश को पार नहीं होने दे उसे अपारदर्शक कहते हैं। चलिए, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। देखिए, प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ? जल में, निर्वात में, कांच में या वायु में? याद रखिएगा, प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है? तो कांच में होती है। कहाँ होती है जी? कांच में। अच्छा, अधिकतम की बात करें तो कहाँ होती है? निर्वात में। निर्वात में कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु में भी लगभग सेम होता है, बराबर होता है। कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में क्या होता है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है ना। चलिए याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा, मानव के किस भाग पर, निम्नलिखित में से मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, परितारिका, दृष्टिपटल या पुतली? तो याद रखिएगा ये कौन सा? दृष्टिपटल। चित्र कहाँ पर बनता है? दृष्टिपटल पर। दूसरा देखिए, दृष्टिपटल को हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में रेटिना है ना। चलिए याद रखिएगा। दूसरा है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग आइरिस, लेंस, रेटिना या कॉर्निया? तो इसका आंसर क्या होगा? कॉर्निया होगा। क्या होगा जी? कॉर्निया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, बाइफोकल लेंस के द्वारा कौन सा दोष सुधारा जा सकता है? तो देखिए, अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा? तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है। दूरदृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है। और ये जो बाइफोकल लेंस है ना, इससे जरा दूरदर्शिता को सुधारा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? जरा दूरदर्शिता। चलिए याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती हैं? तो याद रखिएगा, रंग, तेज रोशनी, धुंधली रोशनी या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए आप लोग। इसका जवाब क्या हो जाएगा? धुंधली रोशनी। क्या होगा? धुंधली रोशनी। चलिए जवाब देते जाइएगा आप लोग कि आपने कितना सही किया है ना। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। याद रखिएगा, ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है? कॉर्निया, रॉड्स एवं कॉन्स, लेंस या पुतली? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? रॉड्स। क्या हो जाएगा? रॉड्स एवं कॉन्स। चलिए आगे बात करते हैं कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, चुंबकीय है, रासायनिक है, उष्मीय है या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है ना। किस पर? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। चलिए आगे बात करते हैं, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो याद रखिएगा, एमीटर में भी रहता है, वोल्टमीटर में भी रहता है, विद्युत सेल में भी रहता है। कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं रहता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कुंडली। चलिए देखिए
18 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। पहला ऑप्शन है जूल प्रति सेकेंड, दूसरा है जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, जूल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, उसके बाद 1/जूल का स्क्वायर और 1/सेकेंड का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, जूल प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। चलिए आगे बात करते हैं, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है तांबा की, दूसरा है जस्ता की, तीसरा है टंगस्टन की, चौथा है नाइक्रोम की। याद रखिएगा ये जो विद्युत धारा में है ना, विद्युत धारा में जो विद्युत हीटर होती है वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। याद रखिएगा टंगस्टन जो होता है ना वो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ये क्या होता है जी, बल्ब का फिलामेंट है ना, याद रखिएगा। चलिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा कार्य करने की क्षमता को, देखिए बल है, दूसरा शक्ति है, तीसरा ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ऑस्टेड, पहला ऑप्शन क्या है, ऑस्टेड, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है बोर और चौथा है फैराडे। याद रखिएगा इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्या, ऑस्टेड। दूसरा देखिए चुंबकीय बल रेखा कैसी होती है, कैसे, काल्पनिक, वास्तविक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा क्या जी, काल्पनिक। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। दूसरा देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, याद रखिएगा पहला ऑप्शन है देखिए जनित्र, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है मीटर, चौथा है मोटर। तो याद रखिएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं, जनित्र। दूसरा देखिए लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। दूसरा देखिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है, हीलियम, एल्युमिनियम, यूरेनियम या क्रोमियम। तो याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो आवश्यक तत्व है उसे हम क्या कहते हैं, यूरेनियम कहते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, सूर्य, पानी या लकड़ी। तो याद रखिएगा ये क्या है जी, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। दूसरा निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पेट्रो, दूसरा है टर्बो, तीसरा है नाइट्रो और चौथा है हाइड्रो। तो याद रखिएगा हाइड्रो का अर्थ ही क्या होता है, जल होता है। दूसरा प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। क्या है, पहला ऑप्शन NaCl का विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 का विलयन एवं कॉपर धातु, FeSO4 का विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 का विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसमें याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु, ऑप्शन डी। चलिए दूसरा देखते हैं, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला है उष्माशोषी, दूसरा है उष्माक्षेपी, तीसरा है प्रतिस्थापन। उष्माशोषी किसे कहते हैं, तो जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण हो, जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण हो उसे उष्माशोषी, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। और प्रतिस्थापन, तो देखिए पहला दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्या होगा, उष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें क्या होती है, उष्मा का उत्सर्जन होता है ना। दूसरा प्रश्न देखिए निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, दहन, दूसरा है शोषण, तीसरा है भोजन का पचना, चौथा अपक्षेपण। इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी, ऑप्शन डी, यानी क्या, अवक्षेपण। दूसरा प्रश्न देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो देखिए ये जो पहला ऑप्शन है ये एथिल अल्कोहल का है, किसका है जी, एथिल अल्कोहल का। दूसरा जो है इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, यानी ऑप्शन सी, क्या है, C6H12O6। एक होता है चीनी का, याद रखिएगा क्या, C12H22 और O11, C12H22 और
11। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ पे देखिए गौर कीजिए, हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन की बात करें 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन की दोनों 2 2 है, तो यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 2 2 है। यहाँ पे अगर बात करें आप पोटेशियम की, तो देखिए पोटेशियम 2 है, और क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन भी 2 है। देखिए क्लोरीन भी यहाँ पर 2 है ना। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो अब 3 ऑप्शन तो संतुलित है ही, चौथा लगा दीजिए संतुलित, ये चौथा नहीं है। दूसरा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करेगा तो उसका पीएच संभवतः क्या होगा। ध्यान से समझिए कि अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लाल को नीला करेगा। लाल को जब नीला कोई लिटमस कर देता है, कोई विलयन कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार। क्या कहते हैं जी, क्षार। और नीला को अगर कोई लाल करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अम्ल। तो इस बात को याद रखिएगा। तो क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से 14 के बीच, और आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं 7 से 14 के बीच एक ही ऑप्शन है, वो क्या है 11। तो आंसर हो जाएगा बी। दूसरा, यशद पुष्प क्या है, तो याद रखिएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ZnS जिंक सल्फाइड, और तीसरा ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, यानी यही हो जाएगा यशद पुष्प। जिंक ऑक्साइड को ही यशद पुष्प कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। Cl2, O2, NO2 या CO2। याद रखिएगा CO2 जो है ना वो चूने के पानी को क्या करता है, दूधिया कर देता है। दूसरा प्रश्न देखिए, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए मेथेनोइक अम्ल या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक। सिट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें, है ना, सिट्रिक अम्ल जितने भी खट्टे फल होते हैं, है ना, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा, ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये टमाटर में पाया जाता है। किसमें, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा प्रश्न बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए CSO4 × 5H2O, CSO4 × 2H2O, CSO4 × H2O, CSO4 × ½ H2O। तो यही होता है CSO4 × ½ H2O। दूसरा प्रश्न देखिए, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। याद रखिएगा अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं लवण और जल। क्या बनाते हैं, लवण और जल। देखिए लवण है कहीं ऑप्शन में, आप क्या कहोगे, हाँ लवण है ना, ऑप्शन सी में। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, एल्युमिनियम का 13, सोडियम का 11 और फास्फोरस का 15। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसमें कितने होंगे, 2 8, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 4 होंगे। इसमें 2 8 10, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 3 होंगे। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होंगे और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। तो पूछा किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, आप क्या कहोगे, फास्फोरस। क्या, फास्फोरस। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है। आप कहोगे क्यूप्राइट कॉपर का। किसका, कॉपर का। चलिए आगे बात करें, ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी होती है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की संयुक्ता, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है 8, इसकी संयुक्ता होती है 2, बच जाते हैं 6, जो कि 8 में से 6 को घटाकर संयुक्ता निकाला जाता है। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी इसकी संयुक्ता क्या हो जाएगी 2। दूसरा प्रश्न देखिए, गंधक की परमाणु संख्या, गंधक को हम अंग्रेजी में सल्फर कहते हैं। तो सल्फर की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है 16। कितनी होती है 16। चलिए आगे बात करते हैं, अभिक्रियाशील समूह CO को हम क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कार्बोनिल समूह। क्या कहते हैं जी, याद रखिएगा कार्बोनिल समूह।
दूसरा प्रश्न, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा मेथेन, एथेन, एथाइन या एथीन। इसी को हम एसिटिलीन गैस भी कहते हैं और एथाइन भी कहते हैं। तो यानी इसी गैस का प्रयोग होता है ना, वेल्डिंग में। दूसरा प्रश्न देखिए, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो याद रखिएगा कार्बन जो है ना वो आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का सदस्य है। किस वर्ग का? 14वें वर्ग का सदस्य है। दूसरा देखिए, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? तो देखिए इसका अगर हम बनाएं तो सी सी एच 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 और एच, यानी C2H6 इसका सूत्र होता है ना। और कार्बन के बीच में पूछा तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? देखिए एक ही है ना। तो कितने सहसंयोजक बंधन बन रहे हैं? मात्र एक। आप क्या कहोगे? एक। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। आप क्या कहोगे? फ्लोरीन। क्या कहोगे? फ्लोरीन। दूसरा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? है ना, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। दूसरा, पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो देखिए दो, संयोजकता की बात करें 2 8 8, अंतिम में क्या बचा? 1। तो पोटेशियम की जो संयोजकता होगी वो क्या होगी? 1 होगी। दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी है? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या है 18। कितनी है जी? 18 है। दूसरा, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? अब आप ध्यान से देखिए, नीचे वाला जो है वो परमाणु संख्या है, नीचे वाला जो है वो परमाणु संख्या है और ऊपर वाला जो है वो परमाणु द्रव्यमान है। तो देखिए 12 किसका होता है ना। पहले 9 को देखें, 9 फ्लोरीन का है ना। 6 किसका होता है? कार्बन का। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का, है ना। बाकी ये तीनों क्या है? अधातु हैं। ये 12 जो है ना वो मैग्नीशियम का होता है और मैग्नीशियम एक प्रकार का क्या है? धातु है। चलिए आगे बात करें, निम्नलिखित में से वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो देखिए कागज उद्योग वनों से आधारित उद्योग है, ला उद्योग वनों से आधारित उद्योग है, टिम्बर उद्योग वनों से आधारित उद्योग है। इनमें से क्या कहेंगे? सभी। दूसरा देखिए, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की प्रक्रिया को हम ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ड्रिप तंत्र। पहला ऑप्शन है वर्षा जल से सिंचाई, यांत्रिक छिड़काव, टपकन सिंचाई या नहर से सिंचाई। तो यही टपकन सिंचाई को हम ड्रिप भी कहते हैं और टपकन भी कहते हैं। देखिए ऑप्शन सी में ड्रिप सिंचाई। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? याद रखिएगा 1971, 1973, 1981 या 1988। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1973 में, है ना। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा सुंदर लाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा, है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो याद रखिएगा कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है, मृतपोषी पाई जाती है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो याद रखिएगा जैविक प्रक्रम द्वारा पॉलीथीन कभी अपघटित नहीं होगा, रबर भी कभी अपघटित नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? मृत घास एवं पत्ते। दूसरा देखिए, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है कहाँ से? तो याद रखिएगा देखिए मुख गुहा, ग्रसनी, अमाशय या छोटी आंत। तो छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाता है ना। इसने क्या पूछा? शुरुआत कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा मुख गुहा से। कहाँ से? मुख गुहा से। बहुत अच्छा, आप लोग जवाब देते जाइए। आपने 50-57 में से कितने सही किए हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और लास्ट तक जरूर देखिए, ये 80 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं उसका उत्तर जरूर दीजिएगा, है ना। कहाँ? तो कमेंट बॉक्स में।
कितने, तो मान लीजिए कि 80 प्रश्न हैं, तो 80 में आपके कितने सही होते हैं, मान लिया जाए 70 होते हैं, तो आपने 80 में से 70 कुछ इस तरीके से लिख के भेजना है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रकर्म क्या है? तो देखिए, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रकर्म श्वसन है, प्रजनन है, पोषण है, यानी तीनों है, तो इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न देखिए, किण्वन की क्रिया कहाँ होती है? हाइड्रा में, ईस्ट में, अमीबा में, तो आप क्या कहोगे? ईस्ट में। दूसरा प्रश्न देखिए, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग होता है? तो वायवीय श्वसन में CO2 का, SO2 का, N2 का या O2 का, याद रखिएगा O2 का। किसका जी? O2 का प्रयोग होता है वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे वायवीय श्वसन, और अवायवीय जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ग्लूकोज को। किसको? ग्लूकोज को कहा जाता है कोशिकीय ईंधन। बस अब कुछ और क्वेश्चंस और बचे हैं, 18-19 क्वेश्चंस और हैं, बस इसको देख लीजिए, लास्ट तक देखिएगा जरूर, है ना। और अंतिम में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो देखिए, फूलों से, तना से, पत्ती से, या इनमें सभी से। तो याद रखिएगा, बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है मुख्य रूप से कहाँ होती है? पत्ती में होती है। कहाँ होती है? पत्ती में। और पत्ती में भी किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, पत्ती में भी रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। रंध्र को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? पाचन का, श्वसन का, उत्सर्जन का, या परिसंचरण का? तो याद रखिएगा, ये परिसंचरण का है। किसका है? परिसंचरण का। श्वसन, श्वसन का क्या है? फेफड़ा है ना। उत्सर्जन का क्या है? तो आप क्या कहोगे? वृक्क है ना। और पाचन का, तो पाचन तंत्र छोटी आंत है, बड़ी आंत है ना। चलिए आगे बात करें। दूसरा, निम्नांकित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? आरबीसी, लसिका, फाइब्रोनोजिन, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन? याद रखिएगा, फाइब्रिनोजिन। क्या होता है जी? फाइब्रिनोजिन। दूसरा प्रश्न देखिए, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ? छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तकाओं में, या इनमें से सभी? याद रखिएगा, ये तीनों जगह होते हैं, यानी इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न देखिए, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? जब एमिनो अम्ल टूटता है तब क्या बनता है? CO2, SO2, NH3, या CO, कार्बन मोनोऑक्साइड? तो याद रखिएगा NH3 यानी अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। 67 का देखिए दूसरा प्रश्न, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो वृक्क का प्रधान कार्य याद रखिएगा, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, या ATP निर्माण। याद रखिएगा, इसका प्रधान कार्य क्या होता है? उत्सर्जन। इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन नहीं, एस्ट्रोजन नहीं, थायरोक्सिन नहीं, साइटोकाइनिन। क्या है जी? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। चलिए, इंसुलिन की कमी से मनुष्य में क्या होता है? मधुमेह, है ना। किसके द्वारा ये स्रावित होता है? तो याद रखिएगा, अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा ये स्रावित होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, फल को पकाने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो फल को पकाने वाला हार्मोन नहीं, ऑक्जिन। दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है एथिलीन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका एथिलीन हो जाएगा आंसर। क्या होगा? एथिलीन। दूसरा देखिए, 70 क्वेश्चन, बस मात्र अब 10 क्वेश्चन बचे हैं। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, 12 जोड़ी। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। रुधिर चाप नियंत्रण होता है थाइमस के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, एड्रीनल के द्वारा, या वृषण के द्वारा? याद रखिएगा, एड्रीनल के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रीनल के द्वारा। दूसरा, वृषण की बात करें तो ये शुक्राणु का निर्माण करता है ना। शुक्राणु का क्या करता है जी? निर्माण करता है। कौन? तो वृषण। दूसरा, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। किस विधि से? मुकुलन विधि से। दूसरा,
पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है क्या? पुंकेसर, दलपत्र, वर्तिकाग्र या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा पुंकेसर। क्या होता है जी? पुंकेसर। दूसरा प्रश्न देखिए, शुक्राणु बनता है कहाँ पर? अभी तुरंत बताए, गर्भाशय, मूत्राशय, वृषण या अंडाशय। देखिए अभी तुरंत बताए हम, कहाँ? वृषण में। कहाँ होता है जी? वृषण में। दूसरा, आगे बात करें, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो याद रखिएगा, CO2 गैस थी, NO2 गैस थी, O2 गैस नहीं थी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? O2। क्या हो जाएगा? O2। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, आर्कियोप्टेरिक्स का संबंध निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यह एक जीवाश्म है, बिल्कुल सही है ये। इसके जबड़े में दांत और अंगुलियों के नख थे, हाँ ये भी सही है। इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे, ये भी सही है। यानी क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सभी। इनमें से सभी जो है ना वो सही है। दूसरा देखिए, 77 का, निम्नांकित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? कौन जी? घोंघे, सरीसृप, मधुमक्खी या पंछी। तो याद रखिएगा ये कौन है? घोंघे हैं जो कि अपना लिंग बदल सकते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नांकित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या इनमें से सभी। तो इनमें से जो सभी है ना वो क्या किसके अंतर्गत? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। यानी जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, मैदानी परिस्थिति के तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो पहले अगर हम बात करें किसके, तो सबसे पहले स्थान पर आता है घास, है ना। घास के बाद आता है कीड़े मकोड़े यानी टिड्डा। उसके बाद क्या आता है? मेढक। उसके बाद क्या आता है? सांप, है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो घास को हम क्या कहते हैं? उत्पादक। टिड्डा को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। मेढक को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता किसमें है? ऑप्शन बी में। 80 देखिए, निम्नांकित में से कौन जैव अनिर्णीकरणीय पदार्थ है? क्या है? DDT, कागज, बाहित मल या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? DDT। ये प्रश्न पूरे हुए। अब आपको बताना है कि 80 में से आपने कितने का जवाब दिया, है ना। इसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, है ना। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए, धन्यवाद।